नमस्कार दोस्तों, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। कल क्या हुआ कि इंडिया के जो शिपिंग मिनिस्टर हैं वो ईरान में उन्होंने विजिट किया था और वहां पर विजिट करके हमने एक बहुत बड़ा डील चाबार पोर्ट को लेकर के ईरान के साथ में 10 ईयर का अग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब ऑफिशियली इंडिया इस पोर्ट को ऑपरेट और मैनेज दोनों कर पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम इस पोर्ट पर पहली बार पहुंचे हैं या पहली बार हमने इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। देखो, साल 2015 के बाद से ही इंडिया ने चाबार पोर्ट को लेकर के टॉक्स जो है वो ईरान के साथ में शुरू कर दी थी और हम पहले भी ईरान के अंदर में इस पोर्ट पर पहुंच चुके थे। इसको ऑपरेट भी कर रहे थे, मैनेज भी कर रहे थे, लेकिन शॉर्ट टर्म पे कर रहे थे। अब देखो, जब आप शॉर्ट टर्म पे कोई अग्रीमेंट करते हो या शॉर्ट टर्म की मैनेजमेंट करते हो तो वहां पर आप कभी अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज आप विम्स एंड फैंसीज पे होते हो ईरान के, कि अगर ईरान से हमारे रिलेशंस खराब हुए तो वो एक बार में कॉरिडोर को बंद कर देगा, एक बार में हमें कट डाउन कर देगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे तो सारी इन्वेस्टमेंट धरी रह जाएगी। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट चाहिए होता है दूसरी कंट्रीज के साथ, ताकि इन्वेस्टर्स आप पर बिलीव कर सके, आप इसको स्ट्रैटेजिकली यूज कर पाओ अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट जो हमने ईरान के साथ में साइन किया है, इसको कहा जा रहा है कि एक लैंडमार्क अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और अगर कहा जाए कि जो साल 2024 की शुरुआत है ये इस अग्रीमेंट के साथ हुई है, तो ये बहुत अच्छा पार्ट है इंडिया के लिए, जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चाबहार पोर्ट ईरान में है और उसके जस्ट सामने ओमान आता है। दोनों कंट्रीज में हम प्रेजेंट है, एक तरीके से हम पर्शियन गल्फ के अंदर में मौजूद है। अब इस पूरे वीडियो के अंदर में हम यही समझने वाले हैं कि एक्चुअली में जो ये अग्रीमेंट हुआ है और ये चाबहार पोर्ट का जो अग्रीमेंट है ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, किन किन एरियाज में ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी में क्या हेल्प करेगा, एक्सपोर्ट्स में क्या हेल्प करेगा, जियोपॉलिटिक्स में क्या हेल्प करेगा, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हेल्प करेगा। उसके बाद इस पूरे पोर्ट के डेवलपमेंट की हिस्ट्री को समझेंगे कि चाबहार अग्रीमेंट जो हुआ था और जो हमने इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर बनाने का सोचा था ईरान अफगानिस्तान के साथ, वो कैसे डेवलप हुआ। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चाबहार पोर्ट एक्चुअल में हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखता क्यों है। हम साल 2015 से बार बार इस पोर्ट को पाने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए कोशिश ही क्यों कर रहे हैं एट दी फर्स्ट प्लेस। अब देखो, अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो ये चाबहार पोर्ट सबसे पहले तो हमें जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन देगा एज कंपेयर टू पाकिस्तान। जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन क्यों देगा? देखो, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट आज के देश में जियोपॉलिटिक्स में इररेलेवेंट हो चुका है पाकिस्तान ऑलरेडी, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर में चाइना पहुंच चुका है। आई विल शो यू विद अ मैप। अब देखो, ये मैप है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर पोर्ट है और हमारे पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारे चाबहार पोर्ट पे होगी, यहाँ भी हम प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद ये रेल कॉरिडोर जो है ये अफगानिस्तान में जाएगा। तो ये पूरा एक अग्रीमेंट है जो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ हुआ था, जिसको हम कहते हैं चाबहार अग्रीमेंट। अब देखो, हम अभी क्या कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं। हुआ क्या, साल 2013 में चाइना आकर के यहाँ पर बगल में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बैठ गया थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और बनाना शुरू किया सीपेक कॉरिडोर। और ये जो सीपेक कॉरिडोर था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही ग्वादर पोर्ट है। अब ये ग्वादर पोर्ट पे जब चाइना आकर के यहाँ पर बैठ गया तो जस्ट इसके पास आपको कौन सा रीजन दिख रहा है, जस्ट इसके पास आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है। और आप समझ लो, पूरे दुनिया की जो 40% एनर्जी होती है वो इसी पर्शियन गल्फ से निकल करके आती है। अब जब पूरे दुनिया की 40% एनर्जी इस पर्शियन गल्फ से आती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, जब चाइना यहाँ पर ग्वादर पोर्ट पर बैठा है तो इट इज़ वेरी क्लोज टू दी पर्शियन गल्फ एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो चाइना विल हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ दिस होल रीजन, और ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल सही नहीं था। तो इसीलिए इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक गेम खेला और चाइना को काउंटर करने के लिए साल 2013 में चाइना ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया पाकिस्तान में, सीपेक। तो इंडिया ने 2015 से ट्राई करना शुरू किया कि हम चाबहार पोर्ट पर अगर आकर के बैठ जाते हैं तो यहाँ से हम इस चाइना को बाईपास कर पाएंगे और हम तो पर्शियन गल्फ के और क्लोज हो पाएंगे। इवन हम ओमान में भी प्रेजेंट हैं, तो हम पर्शियन गल्फ के इस पूरे जो डोर खुल रहा है उस पर अपना पकड़ बना पाएंगे। तो ये जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन जो हमने बाईपास किया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के दो पोर्ट हैं, एक ग्वादर एक कराची। तो ग्वादर पोर्ट क्योंकि पर्शियन गल्फ के करीब था इसलिए चाइना वहां गया। चाइना कराची पोर्ट भी जा सकता था लेकिन वहां पर नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है जो कि इंडिया को मिलेगी चाबहार पोर्ट को डेवलप करने से। दूसरा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें अफगानिस्तान से सीधा सीधा एक्सेस मिलेगा। अब डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान से आज तक हमारा कभी था ही नहीं।
क्यों नहीं था आप समझना, 1947 के बाद आपको पता है पाकिस्तान ने क्या किया था। पाकिस्तान ने ये जो रीजन है ऊपर का, इसको इलीगली ऑक्यूपाइड कर दिया था, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और नीचे वाला जो रीजन है उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कहते हैं। तो दो रीजन्स हैं। ऊपर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन था, यहीं से तो हमें डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान तक मिल रहा था। अब जब पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, तो अभी हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सेस था ही नहीं इस रीजन के थ्रू अफगानिस्तान में। तो हमारे लिए अफगानिस्तान एक मार्केट की तरह भी यूज़ हो सकता है, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो और चाइना के भी हम करीब पहुंच सकते हैं अगर हम अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं तो यहाँ से हमने क्या किया कि चाबार पोर्ट के थ्रू, जो मैंने आपको बताया कि चाबार एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये जो रेल कॉरिडोर बन रहा है ये हम अफगानिस्तान से सीधा सीधा हमें कनेक्टिविटी दे रहा है, तो हम अफगानिस्तान में डायरेक्टली पहुंच पाएंगे। एंड नॉट ओनली अफगानिस्तान, इंडिया ने गेम खेल के सेंट्रल एशिया का भी मार्केट अपने लिए सीधा सीधा ओपन कर लिया है। सेंट्रल एशियन मार्केट में आज तक इंडिया कभी पहुंच नहीं पाया था। इंडिया का दिमाग जो है वो साल 2015 के बाद खुलता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि चाइना जो है वो सीधा सेंट्रल एशिया को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है यूरोप में पहुंचने के लिए। कैसे यूज़ कर रहा है? वो अपने मिडिल कॉरिडोर की तरह यूज़ कर रहा है, और मिडिल कॉरिडोर जो वो है वो बीचों बीच सेंट्रल एशिया के बीचों बीच से बना रहा है। इवन चाइना के इस प्रोजेक्ट ने रशिया को भी हिला करके रख दिया, क्योंकि ये सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ऊपर आपको दिख रही हैं, ये सब किसकी पार्टनर्स रही हैं? ये सब एक टाइम पर रशिया की कॉलोनीज थी। जब सोवियत यूनियन था तो ये ब्रेक होकर के अलग अलग देश बने, और तब से रशिया का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड था इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पर। लेकिन चाइना ने जब मिडिल कॉरिडोर के थ्रू एंटर किया यहाँ पे, तो रशिया भी घबरा गया, तो इंडिया को तो परेशान होना ही था। तो इंडिया को बेसिकली क्या चाहिए था कि सेंट्रल एशिया का जो ऊपर तुर्कमेनिस्तान वाला आप रीजन देख रहे हो, सब सेंट्रल एशिया में आता है। तो ये जो पूरा रीजन था सेंट्रल एशिया का, इंडिया को ये मार्केट को एक्सप्लोर करना था, और इसीलिए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया चाबार एग्रीमेंट के थ्रू। अब थ्रू अफगानिस्तान विल ऑल्सो गेट एन एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, और सिर्फ सेंट्रल एशिया की एक कंट्री में नहीं बल्कि 3 कंट्री में हमें एक्सेस मिलेगा। जो यहां पर आप बॉर्डर देख रहे हो अफगानिस्तान का, ये वाला ऊपर वाला बॉर्डर, ये एक्चुअल में ताजिकिस्तान है, और ताजिकिस्तान में हमें डायरेक्ट थ्रू अफगानिस्तान एक एक्सेस मिलेगा। उसके बाद ये छोटा सा जो आप बॉर्डर दे रहे हो थ्रू अफगानिस्तान, ये एक्चुअल में उज़्बेकिस्तान है, और यहां पर भी हमें एक्सेस मिलेगा। और फिर ये वाला जो बड़ा बॉर्डर है ये तो है ही तुर्कमेनिस्तान, तो यहां पर भी मतलब सेंट्रल एशिया में मेजर 5 कंट्रीज, और उन 5 में से 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज में हमें डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो यहाँ से हमारे लिए सेंट्रल एशिया का जो एक बड़ा ही वॉलेटाइल मार्केट है उसके डोर भी खुल रहे हैं। अब सेंट्रल एशियन मार्केट में आपको पता है यूएस भी एंटर करना चाहता है, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली एंटर करना चाहता है। बहुत सारी शिपिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी एंटर करना चाहती हैं, सॉरी रेलवे इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी एंटर करना चाहती हैं सेंट्रल एशियन मार्केट में, एंड अलॉन्ग विथ चाइना। तो चाइना के साथ प्रोजेक्ट करने के थ्रू इंडिया भी अपना पैरेलली एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है सेंट्रल एशियन मार्केट में। और आप देखना साल दर साल अगले मतलब टाइम लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट में, आई थिंक 5-6 साल 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन सेंट्रल एशियन मार्केट इंडिया के लिए श्योर शॉट खुलेगा इस चाबार एग्रीमेंट के थ्रू। अब ये चाबार एग्रीमेंट में सिर्फ सेंट्रल एशिया का मार्केट ही नहीं खुलेगा, बल्कि हमारे लिए एक काम और होगा इस चाबार एग्रीमेंट के थ्रू, हम एनर्जी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी प्रदान कर पाएंगे। कैसे प्रदान कर पाएंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन में, कि जब हम यहाँ पर बैठे होंगे 40% जो एरिया जो ऑयल एंड गैस है पूरी दुनिया का वो पर्शियन गल्फ से निकल करके आता है, तो एनर्जी जितनी पूरे वर्ल्ड में जा रही है उसके ऊपर हमारी काफ़ी पैनी नज़र होगी और एक बहुत इंपॉर्टेंस हम होल्ड करेंगे। जैसे आज हम इंडियन ओशियन रीजन में अपनी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं थ्रू आर आइलैंड्स। जैसे आप मिनिकॉय आइलैंड देखते हो, आप अंडमान निकोबार देख रहे हो, तो इन आइलैंड्स के थ्रू हमारी क्या है, हमारी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है इंडियन ओशियन रीजन में, और यूएस भी हमारी हेल्प लेता है इंडियन ओशियन रीजन में। हूदीज़ को भी अभी हमने टारगेट किया है इंडियन ओशियन रीजन में। तो ठीक उसी तरीके से हम जब चाबार पोर्ट यहाँ पर बैठे होंगे तो हम पूरे इस पर्शियन गल्फ के ऊपर भी अपनी प्रेजेंस बना सकेंगे। प्रेजेंट होना आज के प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आप देखो चाइना जो है वो अफ्रीका में जा रहा है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पूरा प्रोजेक्ट है, अगर आप उसका लार्जर पर्पस समझो तो एक्चुअल में चाइना का लार्जर पर्पस यही है। देखो ट्रेड एक सेकेंडरी प्राइमरी पर्पस है, लेकिन सेकेंडरी पर्पस आप देखोगे तो जियोपॉलिटिकली इसको यूज़ किया जाता है हर एक कॉन्टिनेंट में या हर एक कंट्री में प्रेजेंट होने के लिए, उस कंट्री के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस डेवलप करने के लिए, जो कि यूएस पिछले कई डिकेड से करता आ रहा है। ऑलमोस्ट 700 to 800 यूएस के बेसेस हैं पूरी दुनिया में। क्यों है? क्या यूएस बेवकूफ़ है? यूएस एक्चुअली में उन सारी कंट्रीज़ के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस डेवलप करता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंड इंडिया वेरी स्ट्रैटेजिकली कैन ऑल्सो डू दैट। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है इस पूरे चाबार प्रोजेक्ट की।
अब अगर आप इसकी हिस्ट्री में देखो तो हमें चाबार पोर्ट के बारे में या इस पूरे अग्रीमेंट के बारे में साल 2015 से पता होगा, बट एक्चुअल में इस पूरे पोर्ट की जो ये पूरा प्रोजेक्ट था, ये एक्चुअल में ब्रेन चाइल्ड पता है किसका था? ये एक्चुअल में ब्रेन चाइल्ड था हमारे 2002 के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर शॉकिंग हो रहे होंगे, बट ये एक्चुअल में उनका ही ब्रेन चाइल्ड था। साल 2002 में चाइना से भी पहले उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि चाबार पोर्ट, क्योंकि ऑयल तब भी वहाँ से आता था, तब भी वो एनर्जी रिच रीजन था, हालांकि ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस थे, लेकिन उनको ईरान की इंपॉर्टेंस पता थी जियोपॉलिटिक्स में कि आगे चल करके ईरान रशिया एक ऐसा ब्लॉक बनेगा जो बहुत स्ट्रांग होगा। और क्योंकि हम रशिया के ब्लॉक में 1971 से थे, तो हमें पता था कि रशिया ईरान का जो ब्लॉक है ये एक दिन काफ़ी स्ट्रांग बनेगा और ये यूएस को चैलेंज करेगा। एंड पूरा जो चाबहार अग्रीमेंट प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ब्रेन चाइल्ड है। अभी आप जो इमेज में देख रहे हो, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब बैठे हुए हैं और ये ईरान के जुडिशरी के चीफ बैठे हुए हैं। इस पूरी मीटिंग के बाद, इस मीटिंग में पहली बार डिस्कस हुआ था चाबार एग्रीमेंट, और इस मीटिंग के बाद जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उनसे भी डिस्कस हुआ था। हालांकि फिर इनकी सरकार चली जाती है 2002 के बाद, तो कुछ मेजर काम नहीं हो पाया इसमें, लेकिन ब्रेन चाइल्ड इनका था और इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के एक विजन देखा था। अब इस पूरे काम के ऊपर, चाबार एग्रीमेंट पोर्ट के ऊपर काम एक्चुअल में 2015 में शुरू हुआ। इंडिया में 2014 में एक बड़ा चेंज हुआ, मेजर चेंज हुआ, और जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती हैं आप समझो कि उनकी जियोपॉलिटिक्स भी, फॉरेन पॉलिसीज भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, जो कि अभी आप यूएस के केस में देखोगे। यूएस के केस में डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद बाइडेन आए, ज़मीन आसमान का फर्क था दोनों की फॉरेन पॉलिसीज में, मतलब अपनी अपनी प्रायोरिटीज अलग थी उन दोनों कंट्रीज में। किसी की फॉरेन पॉलिसी को अच्छा या बुरा यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रायोरिटीज सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो 2015 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, यानी कि IPGL। अब इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को बनाया ही 2015 में इसलिए गया था कि ओवरसीज, मतलब देश के बाहर हम जितने भी पोर्ट्स को बनाएंगे, डेवलप करेंगे या उसको मैनेज करेंगे, तो थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन हम ये सारी काम कर रहे होंगे। और जैसे ही 2015 में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, इसको हमने काम भी दे दिया 2016 के अंदर में। हमने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, जिसका नाम है चाबार एग्रीमेंट। और ये चाबार एग्रीमेंट जो है, इसमें 3 कंट्रीज थी जो कि अभी आपको मैप के थ्रू मैंने दिखाया, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। 2016 में हमने ये एग्रीमेंट साइन किया तीनों कंट्रीज के साथ, और पहली टेस्टिंग हमने की साल 2017 के अंदर में। 2017 में हमने गेहूं के जो कंसाइनमेंट्स थे अपने, वो इसी चाबार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान तक पहुंचाए, और एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हुई तो हमें समझ में आ गया कि ये बिल्कुल ये प्रोजेक्ट काम करेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, तो इसके ऊपर अब इस पूरे पोर्ट को यूज़ करना चाहिए। तो साल 2018 में हमने फाइनली ईरान के साथ में एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन किया। हमने कहा भाई 4 फेजेस में हम आपके चाबार पोर्ट को डेवलप करेंगे और इसको एक इंटरनेशनल पोर्ट की तरह यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपना इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर बनाएंगे, जो कि ईरान के पोर्ट को इसमें इंक्लूड करेंगे। और वो पोर्ट जो है, वो जो मैप के थ्रू मैंने आपको दिखाया था कि हम अफगानिस्तान तक जाएंगे, इस पूरे कॉरिडोर को हम इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर कह रहे थे। अब इसको आप कंफ्यूज मत करना INST कॉरिडोर से। ये बात याद रखना कि जो INST कॉरिडोर है वो एक्चुअली में हमें यूरोप तक एक्सेस दे रहा है। वो सेंट्रल एशिया के थ्रू तो जाएगा ही, लेकिन हमें यूरोप तक एक्सेस देगा थ्रू रशिया। और उसमें हमने ईरान का दूसरा पोर्ट यूज़ किया है, बंदर अब्बास पोर्ट। तो बंदर अब्बास पोर्ट और दूसरा चाबार पोर्ट, हम दोनों पे प्रेजेंट हो गए हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप किस तरीके से डेवलप हुआ है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब 2018 में जब हमने ईरान के साथ में डील साइन कर ली, तो अब हमारे लिए चैलेंज क्या आया कि उस टाइम पर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हुआ पूरी दुनिया में। जियोपॉलिटिकल चेंज तब होता है पूरी दुनिया में क्योंकि यूएस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में। तो जब भी यूएस के अंदर में सरकार बदलती है तो वहाँ पर जियोपॉलिटिकली काफ़ी चेंज आता है। तो 2018 में आपको पता था कि मेजर चेंज क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई। और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो उससे इंडिया को एक फ़ायदा हुआ, एक नुकसान हुआ। एक फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया के यूएस के साथ जो रिलेशनशिप थी वो इम्प्रूव हुई, वो बेटर हुई। लेकिन इंडिया का जो दूसरे पावर ब्लॉक पे ग्रिप था, ईरान और रशिया वाले, वहाँ पर इंडिया अपने पावर जो है, ग्रिप जो है, उसको लूज़ करने लग गया। क्यों लूज़ किया? क्योंकि आपको पता है कि ईरान के ऊपर, ईरान और यूएस के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंड हैं, काफ़ी ख़राब रिलेशंस हैं। तो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे यूएस ने। लेकिन ईरान ने साल 2015 में क्या किया था, एक डील साइन की थी जिसको कहते हैं JCPOA। आप जा करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये JCPOA के अंदर एंटर किया था ईरान ने, जिसके थ्रू यूएसए ने क्या किया था कि ईरान के ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हुए थे, बहुत सारे सैंक्शंस को ईज कर दिया था और काफ़ी सारे सैंक्शंस हटा दिया था, जिससे बाकी देश जो है वो ईरान के साथ अब ट्रेड कर सकते थे। और इसी जब JCPOA में एंटर किया था ईरान ने, उसी के बाद आप देखो 2016 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया के साथ में।
लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं वो ये सारे सैंक्शंस दोबारा से लगा देते हैं ईरान के ऊपर में, और इंडिया जो है वो ईरान के साथ में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर पाता है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था इस पूरे चाबहार एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप के आते ही। और इंडिया को रेल कॉरिडोर से फिर बाद में जब उस रेल कॉरिडोर पे काम नहीं हुआ, जो इस वाले रेल कॉरिडोर पे काम होना था, ये जो अफगानिस्तान में जा रहा है ये पूरा रेल कॉरिडोर है, इस पर काम होना था, तो ये जब काम नहीं हुआ तो इंडिया को इस पूरे प्रोजेक्ट से, यानी कि रेल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट से पूरा ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि उस समय चाबार पोर्ट पर तो काम चल रहा था लगातार, लेकिन रेल प्रोजेक्ट का काम इंडिया शुरू नहीं कर पा रहा था अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके थ्रू, इसीलिए यहाँ से इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया था। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि ये पूरा चाबार एग्रीमेंट जो बिग प्लान, विजनरी प्लान है इंडिया का, ये फेल हो जाएगा और सेंट्रल एशियन मार्केट शायद इंडिया के लिए कभी नहीं खोल पाए, क्योंकि अगर इंडिया उस रेल कॉरिडोर वाले प्रोजेक्ट में होगा ही नहीं तो इंडिया तो सिर्फ चाबार तक एंटर कर पाएगा, मतलब चाबार तक पहुंच पाएगा, वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, और ईरान उसको पहुंचने भी नहीं देगा, ईरान खुद यूज़ करेगा उसको, उस पूरे कॉरिडोर को, वो क्यों इंडिया को यूज़ करने देगा। ये सारी बातें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बोली, लेकिन अब इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जब हमने लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन कर लिया है हमारी IPGL ने ईरान के पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज के साथ, तो दैट शोज कि ये जो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन हुआ है ये हमारे ईरान और इंडिया के चाबार एग्रीमेंट के विजन को और आगे लेकर के जाएंगे। क्यों लेकर के जाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में समझाया कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी भी हम ही मैनेज कर रहे थे उस पोर्ट को, हम ही ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अभी हम जो ऑपरेट कर रहे थे उसको हम काफ़ी शॉर्ट टर्म बेसिस पर ऑपरेट कर रहे थे। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो आप तक कभी नहीं आएंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब तक आप उस पोर्ट को मैनेज करोगे, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स आप उन पर इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे तो कंपनीज क्यों आपके साथ में टाई अप करेंगी। अब ये जो शिपिंग कंपनीज होती है, ये जो ट्रांजिट कंपनीज होती हैं, इनके साथ आपको टाई अप करना पड़ता है। चाइना ने भी किया है थ्रू इस मिडिल कॉरिडोर, बहुत सारी कंपनीज जो है चाइना के साथ वर्क कर रही हैं, तभी तो हम जो बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स हैं दूसरी कंट्री के भी, वो हम अपनी कंट्री के थ्रू भेज पाएंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट में तो काम आते हैं ये कॉरिडोर्स, लेकिन ये दूसरी कंट्री के कंसाइनमेंट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफ़ी काम आते हैं, उसमें बहुत बड़ा कमीशन कमाती हैं। स्विस कनाल को आप देखो तो स्विस कनाल एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया है एक्चुअल में, और वो यूएस वहाँ पर प्रेजेंट इसीलिए रहता है क्योंकि वो स्विस कनाल पर अपनी होल्ड को नहीं छोड़ना चाहता है। और इसीलिए देखो, हालांकि वो सारा पैसा तो स्विस कनाल जो कमेटी बनी है उसके पास चला जाता है, बट यूएस के वहाँ पे प्रेजेंट रहने से जियोपॉलिटिकली वो स्विस कनाल को एक तरीके से होल्ड करता है। और इजिप्ट इसीलिए यूएस का इतना अच्छा पार्टनर है क्योंकि वो स्विस कनाल के बिल्कुल कोने पे बैठा हुआ है और वो हमेशा यूएस की हेल्प करेगा, वो एक्सेस देगा स्विस कनाल तक यूएस को। तो जितने ये चोक पॉइंट्स हैं वहाँ पर इसीलिए सारी मेजर कंट्रीज पहुँची होती हैं, तो ताकि वो जियोपॉलिटिक्स पर इस पूरे दुनिया की राज कर सके। और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जब हम क्लोज पहुंचेंगे तो हम जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट एक चीज़ हमें क्या अचीव करने के लिए हेल्प करेगा, जो पूरा हमारा विजनरी प्लान था इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर का कि सेंट्रल एशिया का मार्केट खुले, अफगानिस्तान का मार्केट खुले हमें, तो वो हमें करने को मिलेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 10 ईयर का जो अग्रीमेंट हमने किया है ये सबसे लैंडमार्क अग्रीमेंट है पिछले 3-4 सालों में जो इंडिया ने अभी साइन किया है ईरान के साथ में। और ये जो दूसरे पावर ब्लॉक में हमारी जो न्यूट्रलिटी है उसको भी बहुत अच्छे से स्थापित करेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब हम पूरी तरीके से यूएस की तरफ लीन होते नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर। और इस ग्रिप में, मतलब रशिया से तो हमारे हम अच्छे रिलेशन थे, बट इस ग्रिप यहाँ पर हम अपनी ग्रिप लूज कर रहे थे। अब ये अग्रीमेंट दोनों तरफ हमारी ग्रिप को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करने में हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, इस पूरे अग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। क्योंकि देखो, अग्रीमेंट हुआ है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अग्रीमेंट क्यों हुआ है, अभी क्यों हुआ है, ये समझना। अब समय आता, बात ये आती है कि ये अग्रीमेंट अभी क्यों साइन किया गया। कोशिश तो हम 2015 से कर रहे थे, अभी हम इतनी अग्रेसिवली कोशिश क्यों करने लगे। तो देखो, जियोपॉलिटिक्स में चेंज हुआ, इसीलिए हमने कोशिश की। अब देखो, आप इंडिया ने इस पूरे आपदा, जो पूरी दुनिया में आपदा चल रही है, उसको काफ़ी अच्छे से जियोपॉलिटिकली काफ़ी यूज़ किया है। और इसीलिए इंडिया की डिप्लोमेसी को हेड्स ऑफ करना चाहिए आपको। आप मुझे भी कमेंट में बताना, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप मुझे बताना कि आप क्या सोचते हो उसके ऊपर। अब हुआ क्या, जैसे देखो रशिया है, वो जैसे ही वॉर में गया यूक्रेन के साथ में, इंडिया रशिया के पास पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि क्यों पहुंच गया। रशिया को एक तो हेल्प की, दूसरी चीज़ हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल ले लिया रशिया से, तो इस तरीके से हम उसने इस पूरे आपदा को यूज़ किया, अवसर बना लिया। दूसरी चीज़ हमने क्या की कि ईरान के ऊपर फ्रेश सैंक्शंस लगने वाले हैं, और ईरान के ऊपर जो फ्रेश सैंक्शंस लगाएगा यूएस, उससे क्या होगा कि ईरान जो है वो किसी के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो ईरान की इकॉनमी वैसे ही बहुत वीक है, ईरान जो है जब वो किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा, और इंडिया जो एकमात्र कंट्री होगी वो पहुंच गई ईरान को हेल्प करने की, भाई हम तुम्हारा चाबार पोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे, चाबार पोर्ट पे हमारे साथ 10 साल का एग्रीमेंट साइन कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इंडिया स्ट्रैटेजिकली जब ईरान वीक हुआ
तो उस टाइम पर पहुंचा ईरान को हेल्प करने। इससे आप एक तरीके से ईरान के अच्छे पार्टनर बन रहे हो, दूसरी तरफ आप अपने एक्सपोर्ट्स को भी इससे इंक्रीज करोगे। तो इसीलिए इंडिया की डिप्लोमेसी को इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी मानी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने अभी अपना स्कॉलरशिप टेस्ट शेड्यूल किया आपके लिए। अब ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हो, और इससे आपको बहुत अच्छा फायदा ये है कि एक तो आपको ये समझ में आएगा कि जो यूपीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है वो कितना होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट की कितनी अहमियत है, उसमें गाइडेंस की कितनी अहमियत है। तो ये स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा फायदा इसमें यह है कि आपको, अगर आप स्कॉलरशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो इस टेस्ट में, तो आपको 90% तक का हमारे कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप लकी हुए तो आप ये सारे लैपटॉप और अमेजॉन वाउचर, 1-to-1 मेंटोरशिप, ऐसे प्राइसेस भी जीत सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट देने में क्या हर्ज जाता है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करिए और ये स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा ज़रूर से दीजिए, जहाँ से आपको पता लगेगा कि आप स्टैंड कहाँ पर करते हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और एग्जाम देना चाहते हो 2024-25 में, तो आप ज़रूर से स्कॉलरशिप टेस्ट को अभी अटेम्प्ट करिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।